वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा जो आज का एपिसोड रहेगा वो है माफिया की दुल्हन एपिसोड नंबर 4। इन्हें कुछ दिया गया है जिस वजह से काफ़ी गहरी नींद में है। शायद इनकी आँख अब सुबह ही खुलेगी। विक्रम ने कहा, ठीक है, अब आप जा सकती हैं और जो काम मैंने आपको दिया है उसका रिजल्ट मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चली गई। रोनित को वहीं खड़े देखकर विक्रम ने कहा, ओ हेलो मिस्टर असिस्टेंट, अब आप भी यहाँ से जाने का कष्ट करेंगे? आपको द्वार छगाई चाहिए? सर, ये द्वार से खाई क्या होता है? अबे इडियट, द्वार से खाई नहीं, द्वार छगाई। ये शादी के बाद दुल्हन की बहनें करती है। जब उनका भाई शादी करके घर आता है तब वह उनके कमरे का दरवाज़ा ब्लॉक करके खड़ी हो जाती हैं, जिसके लिए उनको पैसे दिए जाते हैं और यह एक रस्म होती है। तो अब बताओ, तुम्हें भी चाहिए? नहीं, पहली बात तो है मैं आपकी बहन नहीं हूँ और दूसरी बात ये कि गैंगस्टर है आप या नहीं। आपको बड़े रस्मों के बारे में पता है? मुझे किसी भी रस्म के बारे में कुछ नहीं पता। वो तो बस हम यहाँ आ रहे थे तब रास्ते में मैंने कई सारी इंडियन मूवीज़ देखी थी जिससे मुझे शादी और उससे जुड़ी रस्मों के बारे में पता चला। विक्रम ने कहा, फिर तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं आपका कमरा रेडी करवा देता। विक्रम ने उसे घूर कर देखा और रोनित वहाँ से भाग गया। आरू के चेहरे पर मिट्टी नज़र आ रही थी। विक्रम ने गीले टॉवल से उसके चेहरे को क्लीन किया। अभी कितना अजीब है, कहने को तो ये मेरी वाइफ है पर इसे तो इस बात की खबर तक नहीं। साला क्या सोच कर आया था और क्या हो रहा है। उनके जाते ही प्रमोद शैतानों की तरह हंसने लगा। बेचारे वकील साहब, इन्हें आज तक पता ही नहीं चला कि उन्होंने कभी असली आरवी से बात ही नहीं की है। वहीं मेंशन के एक कमरे में इसी वक्त मानवी हाथ में फ़ोन पकड़े बैठी थी। मॉम, आखिर कब तक आप डैड के ऐसे कामों में उनका साथ देती रहेंगी और मुझे भी उनका साथ देने के लिए मजबूर करती रहेंगी? वहाँ आरवी ना जाने किस हाल में होगी और आप सबको प्रॉपर्टी की पड़ी है। इस प्रॉपर्टी के चलते डैड ने आरवी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मन्नू बेटा, चुप हो जाओ। तुम्हारे डैड को रोकना ना तो तुम्हारे बस में है और ना मेरे। ज़िंदगी में एक बार मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी और उस वजह से मैंने दोबारा कभी उनके किसी काम में टांग अड़ाने की कोशिश नहीं की। अब मैं अपनी किस्मत से हार चुकी हूँ। बस जो हो रहा है उसे चुपचाप होने दो। मानवी ने कुछ नहीं कहा और उठकर सीधे वॉशरूम चली गई। दूसरी तरफ वहीं विक्रम लगभग भागते हुए अपने कमरे में आया, लेकिन कमरे की हालत देखकर वो अपनी जगह रुक गया। उसका कमरा पूरी तरह तहस नहस हो चुका था। बॉस, ये सब कैसे हुआ? और लेडी बॉस कहाँ है? मेरी पॉकेट में है, हाथ आगे करो, देता हूँ तुम्हें। इडियट, मैं अभी तुम्हारे साथ ही आया हूँ ना, मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? विक्रम फ्लोर पर बिखेरे सामान को पैरों से हटाते हुए आगे बढ़ा। हेलो माय न्यू ब्राइड, वेयर आर यू? विक्रम पूरे कमरे में अपनी वाइफ को ढूंढने लगा, कभी कार्टून के नीचे तो कभी बेड के नीचे, लेकिन आरू वहाँ कहीं नहीं थी। आखिर कहाँ चली गई आरू और उसने अपने कमरे को तहस नहस क्यों कर दिया? विक्रम ने पूरा कमरा देख लिया, लेकिन उसे वहाँ आरू कहीं नहीं मिली। तभी उसे बालकनी का ग्लास डोर खुला हुआ दिखा और वो बालकनी की ओर बढ़ गया। विक्रम की नज़र वहाँ कोने में बैठी आरू पर गई। वह, हे व्हाट हैपन, तुम क्या कर रही हो? आरवी ने डरते हुए विक्रम का हाथ अपने कंधे से झटक दिया। इट्स ओके, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें टच करूँ तो कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हें उठकर कमरे में चलो, यहाँ इस तरह मत बैठो। लेकिन आरू ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर विक्रम खींच गया। आरू को वैसे ही बैठे देखकर विक्रम ने उसे गोद में उठाया तो आरू जोर से चिल्लाने लगी। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं आपकी हर बात मानूंगी, प्लीज़ आप मुझे टॉर्चर मत करिएगा। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं भला तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? तुम पहले अपनी आंखें खोलो मेरी और देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लेकिन आरू झट से बिस्तर से उतरकर कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गई। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मुझे अंकल ने कहा था कि वो मुझे किसी को दे देंगे जो मुझे सबक सिखाएगा और मेरी अकल ठिकाने आ जाएगी।
और आप वही हो। आप ज़रूर मुझे अंकल की तरह हर्ट करोगे और मुझे बांध कर रखोगे, है ना? विक्रम उसकी बात सुनकर उसकी हालत देखकर हैरान रह गया। आखिर ये हो क्या रहा है? ये लड़की ऐसी क्यों कह रही है? और इसके घर वाले इसे बांध कर रखते थे? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा क्यों? ये तो उनकी बेटी जैसी है ना फिर? देखो, तुम इतना डरो मत। पहले ये बताओ कि तुम इस तरह नीचे क्यों बैठी हो? तुम्हें यहाँ नहीं, बेड पर बैठना चाहिए। नहीं, मैं बिस्तर पर नहीं बैठ सकती। मगर क्यों? तुम बिस्तर पर क्यों नहीं बैठ सकती? तुम अभी बिस्तर पर चलो। नहीं, मेरी औकात नहीं कि मैं बिस्तर पर बैठ सकूं। मेरे लिए सिर्फ मैट बना है। आरू की बेतुकी बातें सुनकर विक्रम बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। ये क्या बकवास किए जा रही हो तुम? कभी कहती हो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, कभी कहती हो औकात नहीं है। ये सब क्या है? किसने कहा है ये सब तुमसे? विक्रम की डांट सुनकर आरू बुरी तरह रोने लगी। और तुम्हें अंकल हर्ट क्यों करते थे? विक्रम ने पूछा आरू से। आरू कभी बकवास नहीं करती। मुझे सच में सब हर्ट करते हैं, सोमी भैया भी और अंकल भी। और आपको यकीन नहीं होता ना, तो ये देखिए। आरू अपने चोट के निशान दिखाती है। कोई वहाँ मुझे प्यार नहीं करता था, सब हर्ट करते थे। ये सब मुझे गंदा खाना और गंदा बिस्तर देते थे, इसलिए मैं आपके बेड पर नहीं बैठ सकती। और मैंने तो कल से नहाया भी नहीं है, तो आपका बेड भी गंदा हो जाएगा। फिर आप मुझे टॉर्चर करेंगे, मुझे खाना भी नहीं देंगे। मुझे बहुत भूख लगती है और जब खाना नहीं मिलता तो मेरे पेट में दर्द भी होने लगता है। फाइनली उसकी बातें सुनकर, उसकी हालत देखकर विक्रम अपनी जगह जम सा गया। आरू की कहीं एक एक बात उसे अच्छे तरीके से समझ आ चुकी थी। उसे पता चल गया था कि उसके सामने खड़ी लड़की आम लड़कियों की तरह नहीं है, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिस वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही है। और अगले ही पल वो कमरे से बाहर निकल गया और आरू एक बार फिर ज़मीन पर चुपचाप सी बैठ गई। दूसरे कमरे में आते ही विक्रम बहुत ही ज़्यादा गुस्से से भर गया और उसने कमरे में रखी सारी चीज़ों को तहस नहस कर डाला। धनाक से आवाज़ आई। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? आखिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतने साल मैंने इस पल का इंतज़ार किया था, और जब वो पल मेरी ज़िंदगी में आया तो ऐसे? क्यों नहीं बताया आपने अपनी बेटी का सच? क्यों नहीं बताया था कि आपकी बेटी एक पागल है? बॉस, क्या हुआ? आप इस तरह से गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कोई बात है क्या? लेडी बॉस ठीक तो हैं? कुछ भी ठीक नहीं है। धोखा हुआ है मेरे साथ, बहुत बड़ा धोखा। आज तक जिसे मैंने भगवान की तरह पूजा, उन्होंने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि उनकी बेटी पागल है। अगर वो मुझे पहले बता देते तो आज हम कम से कम ये शादी तो नहीं करता मैं। लेकिन सर, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये बात तो बहुत पुरानी है। जहाँ तक आपने मुझे बताया था, जब मैडम के डैड ने आपको जिम्मेदारी दी थी तो वो बहुत छोटी थी, और अगर तब उनकी हालत हुई होती तो वो इस तरह से छिपाते नहीं, क्योंकि वह कुछ छिपाने की हालत में नहीं थे। जब उन्होंने बाकी सब कुछ आपको बताया तो यह भी बता देते। हो ना हो, बात कुछ और ही है। इसके पीछे ज़रूर उनके अपनों का ही हाथ है। मुझे यकीन है कि सब कुछ उनके घर वालों ने जानबूझकर किया है। ज़रूर इसके पीछे उनका बहुत बड़ा मकसद होगा। रोनित की बात सुनकर विक्रम शांत हो गया, क्योंकि आज से 16 साल पहले आरू के डैड विनोद ने उसे आरू की जिम्मेदारी सौंपी थी। फ्लैशबैक 16 साल पहले, अनाथालय मुंबई। एक अनाथाश्रम में हाहाकार मचा हुआ था। हर तरफ रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसी बीच पुलिस जीप और फायर ब्रिगेड का सायरन भी गूंज रहा था, क्योंकि अनाथ आश्रम इस वक्त आग की लपटों में लिपटा हुआ था। आग लगने से थोड़ी देर पहले एक आदमी, जिसकी उम्र यही कोई 30 वर्ष की थी, वो अनाथ आश्रम के अंदर आया। अंदर आते ही उस आदमी यानी विनोद को देखकर वहाँ गार्डन में मौजूद सारे बच्चे खुशी से दौड़कर उसके पास आ गए। उसने अपने साथ लाए गिफ्ट्स बच्चों में बांट दिए। तभी अंदर से एक महिला अपने 10 साल के बेटे विक्की के साथ बाहर आई। हे प्रभा, कैसी हो? और विक्की बेटा, आप कैसे हो? हम ठीक हैं विनोद जी, आप कैसे हो? ये क्या बात हुई? एक तो उम्र में तुम मुझसे बड़ी हो, फिर भी मैं तुम्हें तुम कहकर बुलाता हूँ और तुम हो कि मुझे आप कह रही हो। मैंने कितनी बार मना किया है? तुम भी मुझे नाम से बुला सकती हो। सॉरी, पर मैं क्या करूँ, मेरी आदत हो गई है। मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। आपने मेरी बहुत मदद की है। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती, और इसके लिए मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम है। इसलिए नाम से नहीं बुलाया जाता मुझसे। ये क्या बात हुई भला? मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की, बल्कि तुमने मेरी हेल्प की है।
तुमने इस अनाथ आश्रम को संभाल कर मेरी जो हेल्प की है उसका एहसान तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। और दूसरी बात, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता? तुम ये आप कहने से रिस्पेक्ट शो नहीं होता, बल्कि रिस्पेक्ट दिल से, बातों से और काम के ज़रिए शो किया जाता है। हम जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है बाबा, अब से ऐसा नहीं करूँगी। अब से मैं भी नाम लेकर ही बुलाऊँगी। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी अनाथ आश्रम का एक नौकर वहाँ आया। मैडम, बाहर कोई पार्सल वाला आया है, वो आपको बुला रहा है। पर मैंने तो कोई पार्सल नहीं मंगवाया। फिर यह मुझे किसने भेजा है? यहाँ खड़े रहने से क्या फ़ायदा? बाहर जाकर देखो, कहीं किसी दूसरे का पार्सल गलती से यहाँ तो नहीं आ गया। विक्की को विनोद के पास छोड़कर प्रभा बाहर चली गई। विनोद जी विक्की से बातें करते हुए गार्डन की दूसरी साइड आ गए। वहीं प्रभा पार्सल लेकर अंदर आई और जैसे ही पार्सल खुला, वहाँ पर एक बहुत